भारत की विदेश नीति और उसके साथ चीन की विदेश नीति के संदर्भ में आज हम अध्ययन करेंगे। भारत की विदेश नीति चीन के प्रति स्वतंत्रता के पश्चात ही विभिन्न बाधाओं और समस्याओं से जूझती रही है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद चीन ही एकमात्र एक ऐसा देश है जिसने अपनी सीमाओं का निरंतर रूप से विस्तार किया है और लगभग हर दिशा में उसने अपनी सीमाओं के विस्तार का प्रयत्न किया है और जिसमें वह सफल भी रहा है। चीन की युद्ध नीति बड़ी गहन और गूढ़ रही है। चीन ने प्रत्यक्ष आक्रमण के बजाय अप्रत्यक्ष रूप से या क्रमिक रूप से युद्ध की नीति को अपनाते हुए अपनी सीमाओं का विस्तार किया है। उसकी नीति में, और चाहे भूमि के विस्तार की नीति हो या अपने दूसरे अन्य हितों की राष्ट्रीय हितों की पूर्ति का लक्ष्य रहा हो, उसने कूटनीतिक, आर्थिक, राजनीतिक और अन्य जो भी संसाधन संभव है सबका प्रयोग किया है। अगर हम भारत और चीन की सीमा की बात करें तो वह लंबे समय से विवादित रही है। मैकमोहन लाइन को चीन बहुत सारे जगहों पे नहीं मानता है। इसके साथ ही चीन ने एक क्रमिक और निरंतर युद्ध की नीति अपना रखी है, जिसके परिणाम स्वरूप वह प्रत्यक्ष युद्ध करने की अपेक्षा छोटे छोटे युद्धों में विश्वास रखता है। चीन की इस नीति को अनरिस्ट्रिक्टेड वॉर की नीति भी कहा जाता है। इसके साथ ही चीन एक अन्य नीति का प्रयोग करता है जिसे सलामी स्लाइसिंग भी कहा जाता है। अनरिस्ट्रिक्टेड वॉर की नीति के अंतर्गत शत्रु को सैन्य और असैन्य दोनों तरीके से, आर्थिक, कूटनीतिक, राजनीतिक, कानूनी, अन्य तरीकों से प्रभावित करते हुए उसे कमज़ोर करने का प्रयत्न किया जाता है। सलामी स्लाइसिंग की नीति के अंतर्गत, स्लाइस का मतलब टुकड़ा, छोटा हिस्सा, तो सलामी स्लाइसिंग की नीति के अंतर्गत शत्रु को या शत्रु से जिन चीज़ों की अपेक्षा है उन्हें एक साथ प्राप्त न करके उसे टुकड़े टुकड़ों में प्राप्त करने की नीति अपनाई जाती है। यह सामान्यतः छोटे स्तर पे, न्यून रूप में, गुप्त रूप में और बड़े ही शांत सद्भावनापूर्ण तरीके से अपने उद्देश्यों को हासिल करने की नीति है। अब छोटे तौर पे भले ही ये नीति लागू की जाती है, परंतु अगर लंबे काल और लंबे समय अवधि में देखें तो इस नीति से कोई भी देश अपने बड़े राजनीतिक उद्देश्यों, चाहे भूखंड की प्राप्ति हो या आर्थिक उद्देश्यों की प्राप्ति हो, उसको प्राप्त करने में सफल रहता है। तो चीन ने साउथ चाइना सी में भी यही किया, आसियान देशों के साथ भी यही किया और वही नीति भारत के साथ भी वो अपनाता रहा है। तो कभी वो डोकलाम का विवाद खड़ा करता है, कभी वो दौलत बेग ओल्डी का विवाद खड़ा करता है। ये सारी जगह वो हैं जो रणनीतिक रूप से बड़ी महत्वपूर्ण है भारत के लिए, और वो भारत के लिए महत्वपूर्ण है तो चीन के लिए भी महत्वपूर्ण है। अतः इन चीज़ों पे एक साथ हमला करने या उसको कैप्चर करने की अपेक्षा वो धीरे धीरे अपनी गतिविधियों का, पहले आर्थिक गतिविधियां बढ़ा के या वहाँ पे नागरिकों की विभिन्न सुविधाएं प्रदान करके, आधारभूत ढांचा तैयार करके, फिर वो अपना धीरे धीरे दावा कानूनी रूप से मजबूत करके और फिर उस पर अपने अधिग्रहण की या भूमि को कैप्चर करने की स्थिति में वो आ जाता है। यह नीति काफ़ी लंबे समय से चल रही है और वह झूठे मानचित्रों का भी निर्माण करता है, कानूनी तर्कों का भी सहारा लेता है। ये सारी चीज़ें चीन करता आ रहा है सैन्य शक्ति के अतिरिक्त। और
इसी रणनीति का उसका हिस्सा है कि वो भारत के अरुणाचल को अपना हिस्सा मानता है और वो कहता है कि उत्तर पूर्व में लगभग 90,000 स्क्वायर किलोमीटर भूमि पर भारत ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा है, जबकि वास्तविकता इसके उलट है। भारत का ये दावा है कि चीन ने लगभग 38,000 स्क्वायर किलोमीटर भूमि को अधिग्रहित 38,000 स्क्वायर किलोमीटर भूमि को जबरन अपने कब्जे में ले रखा है। अब भारत और चीन की जो वास्तविक नियंत्रण रेखा है वो 4,057 किलोमीटर लंबी है और कई बार चीन ने उसका उल्लंघन किया है। वह उल्लंघन कम्युनिस्ट शासन स्थापित होने के बाद से निरंतर होता आया है। पहले उसने तिब्बत पे कब्जा किया, तिब्बत के बाद उसकी आँख अक्साई चीन और अरुणाचल पे लग गई और उसके पश्चात वो निरंतर रूप से उनकी प्राप्ति में प्रयत्न करता रहा। उसके लिए उसने कानूनी, भौगोलिक, मानचित्र और अन्य अनेक संसाधनों का प्रयोग कर रहा है और उसके लिए वह दृढ़तापूर्ण तरीके से डटा हुआ है। अब 1962 का युद्ध से उसने अक्साई चीन को हासिल कर लिया। अब उसकी आंख गड़ गई अरुणाचल प्रदेश पे। अक्साई चीन हासिल करने के बाद भी कई ऐसे स्ट्रेटेजिक पॉइंट हैं, जैसे कि दोस्त बेगोल्डी हो गया, उसको वो हथियाना चाहता है और भारत पर उसके दावे को खारिज करता है। इसी कारण उसने दौलत बेग ओल्डी में कुछ वर्षों पूर्व अतिक्रमण भी किया और काफ़ी बातचीत के बाद वो पीछे हटा। गलवान वैली में भी जो कुछ हुआ वो इसी की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अब इनके साथ ही वर्तमान में उसका एक और जो विस्तारवादी नीति का अंग है वह लागू हो रहा है अरुणाचल प्रदेश में। अभी कुछ दिनों पूर्व यह सूचना भी आई, सैटेलाइट इमेज के थ्रू उसकी तस्वीरें भी जारी हुई कि चीन ने अरुणाचल प्रदेश के पास स्थित एक गांव में 100 घरों का निर्माण किया है और वहाँ पे यह निर्माण अरुणाचल प्रदेश के अपर सुबनसिरी जिले में सारीचू नाम की नदी है, उसके पास ये निर्माण कार्य किया गया है। अपर सुबनसिरी जिले में सारीचू नदी के पास इन 100 घरों का निर्माण किया गया है। अब इनका निर्माण चीन के अनुसार वो उसका क्षेत्र है और कई विशेषज्ञ मानते हैं कि इसकी जो अपर सुबनसिरी जिले का हक किसका है, इस बारे में अभी अनिश्चितता रही है। दोनों अपना अपना दावा करते रहे हैं और चीन की गतिविधियां इस क्षेत्र में नई नहीं है। सन 2000 से ही वो इस क्षेत्र में गतिविधियां करता रहा है और अब जो वो गृह निर्माण कर रहा है ये एक नई योजना है और इसका उद्देश्य ये है कि इसके द्वारा वह अपने उस दावे को मजबूत करना चाहता है जो कि वह इतने दिनों से कर रहा था कि अरुणाचल प्रदेश का उसका हिस्सा है। तो धीरे धीरे वह अरुणाचल प्रदेश के एक अंग और जिले को हथियाने की दृष्टि से इस नीति को बना रहा है, जो कि भारत के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। भारत के विदेश मंत्रालय ने इस पे अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए कहा है कि भारत की एकता और संप्रभुता की रक्षा के लिए वह कटिबद्ध है और चीन जो अवसंरचनाओं का आधारभूत ढांचे का निर्माण कर रहा है उसके वह भारतीय विदेश मंत्रालय और भारत सरकार के अभिज्ञान में है और इसके प्रत्युत्तर में भारत सरकार एक विस्तृत आधारभूत ढांचे का निर्माण चीन की सीमा पर कर रही है। परंतु अगर हम वास्तविकता देखें तो अभी हमें बहुत कुछ करना बाकी है, क्योंकि कुल 73 रोडों का निर्माण का लक्ष्य योजना के अंतर्गत रखा गया है, जो कि 4,643 किलोमीटर लंबी रोड लाइन बनाने का लक्ष्य रखा गया है कुल 73 रोड के अंतर्गत। परंतु उनमें से 27 रोड ही निर्मित हो पाई हैं जिनकी कुल लंबाई 963 किलोमीटर है, तो अभिलक्ष्य से काफ़ी दूर हैं। इसी प्रकार 14 रेलवे लाइन तैयार करने का भी लक्ष्य रखा गया, जिनमें से बहुत से सारे प्रोजेक्ट अभी शुरू भी नहीं हो पाए हैं। परंतु चीन इस दृष्टि से काफ़ी आगे बढ़ चुका है और उसने पहले चीन के सिचुआन प्रांत से ल्हासा, जो तिब्बत की राजधानी है, वहाँ तक रेलवे लाइन तैयार की। फिर ल्हासा से
निगंत्री तक रेलवे लाइन तैयार की, और वहाँ निगंत्री अरुणाचल से पुनः सटा हुआ एक उसका जिला है। तो सिचुआन से लहासा, लहासा से निगंत्री, मतलब रेलवे लाइन की तैयारी उसकी अरुणाचल बॉर्डर तक रेलवे पहुंच गया है, ताकि उसका सैन्य सामान और अन्य चीज़ें समय पर उपलब्ध हो सके। हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि निगंत्री एक सैन्य दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि वहाँ पे कई सैन्य अवसंरचनाएं और सैन्य ठिकाने भी मौजूद हैं। तो भारत के लिए ये पुनः एक चिंता का विषय है। इसी दृष्टि में हम देखें तो वो गाँवों को बसाने का एक विस्तृत कार्यक्रम रख रहा है। तिब्बत में उसने 628 के करीब गाँवों का निर्माण तिब्बत की सीमा पे किया है। अब इसकी योजना 2017 में तैयार की गई। शी जिनपिंग की बड़ी विस्तृत योजना थी, और उनका मानना था कि चीन की सुरक्षा के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण तिब्बत की सुरक्षा है, और इसी के तहत वहाँ रक्षा गाँवों का निर्माण किया गया, और 2017 से 20 तक 628 गाँव तैयार होने थे। गांव दो प्रकार के थे। एक प्रकार के गांव वो थे जो प्रथम पंक्ति के गांव कहा जाता है, और ये गांव बॉर्डर से ज़्यादा नज़दीक और सटे हुए हैं। इन गांवों की संख्या लगभग 427 है, जबकि द्वितीय पंक्ति के गांव जो प्रथम पंक्ति के पीछे होंगे वो करीब 201 हैं, और इनमें से अधिकांश गांवों का निर्माण निगंत्री, जिसका उल्लेख हमने पहले किया था, जहां काफ़ी सैन्य अवसंरचना है, वहाँ पे, इसके अलावा निगारी जो भी भारतीय सीमा के नज़दीक है, और सिगास्ते में किया गया है। अब चीन न केवल गांवों का निर्माण कर रहा है, वहाँ से जो तिब्बत के जो मूल लोग रह रहे थे, बुद्धिस्ट वगैरह, उनको वहाँ से हटा के दूसरी जगह जबरन स्थानांतरित भी कर रहा है। और वहाँ पे जिन लोगों को बसा रहा है वो कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर्स हैं, और उन कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर्स को न केवल बसाया जा रहा है, जबकि उन्हें गहन प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। यह गहन प्रशिक्षण इस बात का दिया जा रहा है कि वो लोग जो वहाँ बसेंगे वो दलाई लामा के प्रभाव में न आ जाएं, और साथ ही वह जासूसी गतिविधियों पर भी ध्यान रख सकें, क्योंकि निगारी न केवल सीमा के नज़दीक हैं, बल्कि सैन्य दृष्टि से भी चीन के लिए महत्वपूर्ण है। इस दृष्टि से वहाँ के लोगों को गहन प्रशिक्षण दिया जा रहा है, और प्रशिक्षण इस स्तर का भी है कि वे सीमा को पार करके वहाँ के लोगों से घुल मिल के भी जानकारी प्राप्त कर सकें, और सीमा के अंदर आने वाले लोगों की भी जानकारी रख सकें। तो चीन एक विस्तृत योजना के तहत काम कर रहा है। इसी के तहत न केवल रेलवे लाइन बल्कि एयरपोर्ट का भी वह निर्माण कर रहा है। इस क्षेत्र में भारतीय सीमा की तरफ पहले से भी कई थे, और पूर्वोत्तर की तरफ 5 एयरपोर्ट पहले से तैयार थे। उसके बाद वो 3 एयरपोर्ट और तैयार कर रहा है। इन तीनों एयरपोर्टों का प्रयोग सैन्य और असैन्य दोनों उद्देश्यों से होगा, ऐसा चीन ने खुद स्वीकार किया है। अब इसके तहत 3 जो एयरपोर्ट बन रहे हैं, उसमें से एक लाखा में बन रहा है, जो तवांग के उत्तर में स्थित है। दूसरा नगारी में बन रहा है, जो कि नगारी के पुरंग में बन रहा है, और जो कि नेपाल, तिब्बत और भारत के ट्राई जंक्शन पे स्थित है। और तीसरा जो बन रहा है वो तिंगरी में बन रहा है, जो नेपाल सीमा के निकट है। तो बड़ी योजनाबद्ध तरीके से चीन इनका निर्माण कर रहा है। अब भारत ने सैन्य दृष्टि से गलवान में जो कुछ हुआ, एक करारा जवाब चीन को दिया है। सैन्य दृष्टि से या सैनिकों की व्यक्तिगत क्षमताओं की दृष्टि से भारत कम नहीं है, परंतु हमें ध्यान रखना होगा कि सैन्य क्षमताओं के साथ हमें एक विस्तृत आधारभूत ढांचे का निर्माण करना होगा, और उस निर्माण के बिना बहुत सारी चीज़ें, चाहे कितना भी हम साहस और शौर्य से लड़ लें, सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। जैसा कि हमने 1962 के युद्ध में भी देखा, सैनिकों में शौर्य की कोई कमी नहीं थी, परंतु उनके पास आधुनिक हथियार नहीं थे, आधुनिक वेशभूषाएं नहीं थी, और इस कारण आधुनिक तरीके से तैयार अवसंरचनाएं नहीं थी। तो उनको न तो लड़ने के लिए प्रॉपर सामान मिल पाया, न ही उनको अन्य जो आधुनिक उपकरण थे वो मिल पाए, जिसके कारण भारत को एक बड़ी भूभाग से हाथ खोना पड़ा। भविष्य में ऐसी स्थिति न हो, इसके लिए एक प्रॉपर और विस्तृत
आधारभूत ढांचे का निर्माण अतिशीघ्रता से किया जाए, हथियारों की परिस्थिति के अनुसार जो आवश्यकता है उसकी समय पे पूर्ति की जाए, तभी हम चीन के खिलाफ एक विस्तृत और प्रभावी मुकाबले की स्थिति में आ पाएंगे।